Today we start forms of business organization. As you all know that we will study about commerce, which topic is business studies, forms of business organization. तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फिफ्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। मीन्स जो हम बिजनेस कर सकते हैं वो इन 5 फॉर्म्स में कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है ये हम आगे एलाबोरेट करेंगे। इस वीडियो का मोटिव ही ये है कि हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जान पाएँ, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, मेरिट्स क्या होती हैं, डीमेरिट्स क्या होती हैं, किसको फॉर्म करना ईजी होता है, किसको डिफिकल्ट होता है, किसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। क्लियर। तो आज हम इस वीडियो में जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको कॉमर्स की नीड है। चलिए तो हम करते हैं आज इसको रिवाइज। तो हमने देखा 5 फॉर्म्स है, कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं इसका, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब क्या होता है, सोल मतलब होता है सिंगल। सोल मतलब क्या होता है, सिंगल। हम लिख सकते हैं सोल मतलब सिंगल, ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, ठीक है। क्या होता है, ओनर। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर। जिस बिजनेस का एक ही सिंगल ओनर है तो वो कौन होगा, सोल प्रोप्राइटर कहलाया जाएगा। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कोई अकेला ही उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है और उसका ओनर है। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, वो अकेला ही होगा सारे प्रॉफिट्स का रिसिपिएंट, एंड बियर करेगा सारे रिस्क, यानी कि वो सिंगल पर्सन ही होगा जो आपके सारे रिस्क बियर कर रहा है और सारे प्रॉफिट ले रहा है। दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके फीचर्स क्या हैं, मतलब इसको हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या है। इसका फॉर्मेशन और क्लोजर ईजी होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जिस भी फॉर्म, यानी कि जिस भी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, मतलब कोई ऐसी फॉर्म है बिजनेस की जिसमें आपको बिना रजिस्ट्रेशन के आप उसको नहीं कर सकते हैं स्टार्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है, क्या है, कंपलसरी, तो उसकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। कैसी होती हैं उनकी लायबिलिटीज़, लिमिटेड लायबिलिटी। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, किन की लायबिलिटीज़ लिमिटेड है, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और जिनका रजिस्ट्रेशन में कंपल्शन नहीं है तो वहाँ पर आपकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी। क्लियर है इतना। अभी हम 5 फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया 5 फॉर्म। अब इन 5 फॉर्म में आप देख सकते हैं, अगर किसी का भी बिजनेस, किसी का भी फॉर्म करना आपको लग रहा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड, और जिसमें कंपल्शन नहीं है उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फीचर्स पे थे, फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। क्यों है अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि इसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। सोल मतलब अकेला रिस्क बियर है और प्रॉफिट ही सारे अकेले इसके होंगे। कंट्रोल इसी का होगा, भाई मैं अपने बिजनेस की ओनर हूँ तो मेरा ही कंट्रोल है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मीन्स मेरी डेथ हो जाती है, या मैं बीमार हो जाती हूँ, इलनेस, या मुझे लिनेसी हो जाती है, या मैं पागल हो जाती हूँ, या मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, तो उस केस में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका कोई और पार्टनर नहीं है और कोई उसको मैनेज नहीं करेगा, क्योंकि वो कंट्रोल, मैनेज और ऑन किसका था, सिंगल का था। क्लियर। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इसके मैरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं हम। मैरिट्स मतलब इसकी क्वालिटीज़, डीमेरिट्स मतलब इसकी डिसक्वालिटीज़, ठीक है। तो चलिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, भाई मेरे को जो बिजनेस कर रही हूँ मैं उसमें, मैं अपना मेरा डिसीजन है, मैं जितनी जल्दी लूँगी, क्योंकि मेरा सिंगल ही, मुझे किसी से कंसल्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गुप्त, आपकी सीक्रेट रहेंगी। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आपको ईजी होता है उसको फॉर्म करना और क्लोज करना। डायरेक्ट इंसेंटिव, भाई मेरा बिजनेस है, मैं जितना कमाऊंगी सारा मेरा है। क्लियर। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जितनी भी जनरल नॉलेज सब कुछ, सेंस ऑफ जो होगा वो सब मेरा ही लगा होगा, उसमें और किसी का रोल नहीं होगा। डीमेरिट्स पर आते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, अकेली हूँ मैं, मेरे जितनी भी इनकम है, जितना भी मेरे सोर्स उसमें लगा सकती हूँ,
जितना मेरे पास पैसा है वो लिमिटेड है, क्योंकि सब मेरा ही होगा अकेले का। क्लियर। अगर उसमें 2-4 लोग होते तो अनलिमिटेड मैं कह सकती थी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास रिसोर्स मेरा ही है अकेले का, दैट्स वाई लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड लाइफ होगी बिजनेस की। क्यों होगी बिजनेस लाइफ? मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं अकेली हूँ। सिंगल ओनर में क्या होता है कि अगर आपका जो है सिंगल ओनर वो अगर ठीक है तो आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा, उसको कहीं जाना है, बीमार है, डेथ हो गई है, किसी भी केस में वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मैंने इसका भी रीज़न दिया। जिनके रजिस्ट्रेशन कंपल्शन नहीं होते हैं उनके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और जिसके कंपल्शन होता है रजिस्ट्रेशन उसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड मैनेजरल रिस्क है भाई, जितनी मेरी क्वालिटीज़ हैं, जितनी मुझे स्किल्स हैं, मैं उतना ही अपनी क्वालिटीज़ अपने स्किल बिजनेस में यूज़ कर सकती हूँ। बाकी और कोई मेरे पास नॉलेज या मेरे पास और कोई मैनेजरल एबिलिटी नहीं है। क्लियर। ये हमारी मैरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आगे आते हैं जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, जो अभी खानदानी बिजनेस कहते हैं ना चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? जिसमें बिजनेस जो होता है ओन एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर ऑफ द HUF। जो भी आपके HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनता जाएगा वो उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। क्लियर। जैसे आपके घर में कोई फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स होते हैं आपके पूर्वज, डिसेंडेंट होते हैं आपके जो आने वाले वंशज हैं। तो 2 होते हैं, एक हमारे पूर्वज दादा पहले पापा, फिर दादा परदादा, उनसे ऊपर की पीढ़ियाँ जो चलती हुई आ रही हैं। तो उनका कोई फैमिली बिजनेस है, पहले उनके बेटे ने संभाला, फिर उनके बेटे ने, फिर उनके बेटे ने, तो ऐसे ऐसे हम चलती हुई जा रही हैं। क्लियर। तो उस घर में अगर कोई नया बच्चा, नया बेबी बोर्न होता है तो कहते हैं ये हमारे खानदान का चिराग आ गया, वारिस आ गया। तो मतलब अभी तो बच्चा पैदा हुआ है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भी उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। फीचर्स क्या है इसका? फॉर्मेशन भाई पहले से फॉर्म हुआ है। लायबिलिटी कैसी रहेगी इसमें? लायबिलिटी बताइए कैसी रहेगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड रहेगी, क्योंकि इसका कंपल्शन होता है। कंट्रोल उसका रहेगा जो करता होता है। किसका रहता है कंट्रोल? हेड ऑफ द फैमिली। किसका रहता है कंट्रोल? हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं हम? हेड ऑफ द फैमिली कर्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ता। ठीक है। चलिए, कंटिन्यूटी रहती है भाई। कंटिन्यूटी क्यों रहती है? क्योंकि भाई जो वो होता है एल्डर मेंबर होता है उस घर का, वो बड़े के बाद, अगर बड़े की डेथ हो जाती है सबसे बड़े की, तो उसके बाद जो एल्डर मेंबर है वो आपका उसको कंटिन्यू करता है, वो कर्ता बन जाता है, हेड ऑफ द फैमिली। माइनर भी मेंबर बन जाता है इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसको हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर, जो किस लिए मिलते हैं? विद द मोटिव। क्या मोटिव है उनका? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। अब 10 लोग मिले हैं सपोज कीजिए, उन 10 लोगों का एक उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, अपना कोऑपरेट मतलब एक दूसरे कोऑपरेट कर रहे हैं कि उनके ग्रुप में जो भी मेंबर हैं उनके वेलफेयर के लिए। उनका मोटिव क्या है? उस पर्सन की हेल्प करना। ठीक है। इसका फीचर्स क्या है? वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, हर कोई अपनी इच्छा से इसमें आता है। लीगल स्टेटस होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कंट्रोल उनका रहता है जितने भी इसमें मेंबर्स हैं। सर्विस मोटिव है इनका। मोटिव क्या है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सर्विस करना। मैरिट्स देखते हैं। मैरिट्स क्या है और इसकी डीमेरिट्स क्या है? मैरिट्स क्या है? ईजी ऑफ फॉर्मेशन, भाई ईजी है फॉर्मेशन करना। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, भाई जितने ही मेंबर्स हैं इसमें वो इक्वल वोटिंग स्टेटस करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सन है। स्टेबल एग्जिस्टेंस रहती है। इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, आप ऑपरेशन जो काम कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी रहेगी आपकी, सपोर्ट करेंगे आप गवर्नमेंट से। ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितने ही मेंबर्स हैं उसमें वही अपने रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। इन एफिशिएंसी मैनेजमेंट, कोई भी बाहर का नहीं आ सकता, जितने लोग बिजनेस में मेंबर बने हैं वही उसको रन करेंगे। लैक ऑफ सिक्रेसी है, अब इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं हो सकती, नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोई भी आता है मेंबर उसके पास सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको उसके पास पहुंच जाती है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी लीक कर दे, तो इसमें सीक्रेसी की कमी रहती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसमें डिफरेंस होते हैं सबके ओपिनियन। 10 लोग हैं तो 10 का ओपिनियन अलग ही होगा। इज़ दैट ओके? चलिए, कितने तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हम देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें सारी सोसाइटीज़ को इलेबोरेट करूँगी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो ये 6 टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिसको मैंने कमिंग वीडियो में इलेबोरेट करूँगी। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, ये कब कौन होती हैं? ठीक है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या कहलाता है? व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन मिलते हैं, जॉइंट हैंड टू सेटअप, हाथ मिलाते हैं किस लिए? सेटअप करने के लिए, किस चीज़ को? बिजनेस को। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, और अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर क्या है इसके? फॉर्मेशन करना, ठीक है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा है बताइए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट 1932। इसमें आपको बताया जाता है कि आपके फॉर्मेशन है क्या क्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, लायबिलिटी कैसे रहेगी। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। क्यों रहेगी अनलिमिटेड? इसका क्या रजिस्ट्रेशन कंपल्सन नहीं है? इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सन नहीं होता, आपकी मर्जी है, आपको कराना है कराइए, नहीं कराना है तो मत कराइए। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। रिस्क बेयरिंग, सारे पार्टनर रिस्क बेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, जितने पार्टनर हैं सबका आपका म्यूचुअल एजेंसी से डिसीजन होना चाहिए। कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि एक अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी पुराने पार्टनर जो बचे हैं बाकी के रिमेनिंग, वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा। इन केस अगर 3 पार्टनर हैं, 2 किसी चीज़ को एग्री कर रहे हैं, एक एग्री नहीं कर रहा है, तो वो कोई भी काम नहीं होगा जिसके लिए आपकी सहमति नहीं है तीनों की। मैरिज एंड डीमैरिज, चलिए आते हैं। ईजी ऑफ फॉर्मेशन और क्लोजर, ईजी होता है इसको करना। बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहता है, यानी कि सबका बैलेंस होना चाहिए, कोई भी अगर डिसबैलेंस है आप उस डिसीजन को नहीं ले सकते। ज़्यादा फंड होता है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फंड होगा। रिस्क जितना है वो सारा शेयर हो जाएगा, सीक्रेसी रहती है इसमें। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, इसलिए पार्टनरशिप डीड होती है, रिटर्न एग्रीमेंट जो भी इसको बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न ही होता है, ओरल नहीं होता? पार्टनर एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप डीड होती है वो रिटर्न और ओरल दोनों केसेस में हो सकती है। आपका एमसीक्यू बन सकता है इस पर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी के चांसेस कम हो सकते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपस में पार्टनर ही लड़ाई झगड़े करे जा रहे हैं, तो फिर उसमें लोगों का कहाँ से होगा कॉन्फिडेंस। कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती हैं? पार्टनरशिप 2 तरह की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर हम ड्यूरेशन के बेस पे, ड्यूरेशन मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? ड्यूरेशन मतलब हो रहा है टाइम पीरियड। क्या हो रहा है? ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड। ड्यूरेशन के बेसिस पर देखें तो पार्टनरशिप एट विल, जब पार्टनरशिप आपकी इच्छा तो कोई है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप आपने डिसाइड कर लिया 10 साल 20 साल जो भी है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखते हैं। लायबिलिटी मतलब कोई लायबिलिटी के लिए कितनी लायबिलिटी तक? जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, ये 2 तरह की हैं। आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं? पार्टनर्स भी तो होते हैं अलग अलग तरह के, तो देखते हैं 5 तरह के पार्टनर। एक्टिव, जो बिजनेस आपकी पार्टनरशिप में कंटिन्यू काम कर रहा है। स्लीपिंग, डोरमेंट पार्टनर, उसने पैसे लगाया लेकिन वो काम करने नहीं आ रहा है। सीक्रेट पार्टनर, ऐसे लोग होते हैं, कुछ पार्टनर बनते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमारा नाम कहीं भी डिस्क्लोज ना हो, दैट्स वाई सीक्रेट पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, जो अपना नाम तो दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं है, जैसे कहते हैं नाम मात्र के लिए पार्टनर है, भाई मेरा ये नाम के लिए दोस्त है, मेरे कोई काम वाम नहीं आने वाला, या नाम के लिए ही मैंने फॉर्म में इसका वो पार्टनर बना रखा है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये इसने पैसे लगाया, ना ही इसको प्रॉफिट और लॉस का कुछ है, कुछ भी नहीं है। पार्टनर बाय स्टॉपर, ठीक है, ये 5 तरह के पार्टनर हो गए आपके। अब आते हैं कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स में आती है। क्या कहता है? कंपनी क्या होती है? एक एसोसिएशन होती है। क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कौन फॉर्म करता है? कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़, किस एक्टिविटीज़ के लिए? बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस, उसका एक लीगल स्टेटस होता है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ भी बोलते हैं उसको। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से अलग होती है। मेंबर्स मर सकते हैं लेकिन कभी कंपनी मरती नहीं है। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब मेंबर्स अलग और कंपनी अलग है, दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? बिजनेस, कंपनी जो है आपकी वो कभी भी नहीं मरेगी, कंपनी विल नेवर डाई, कंपनी कभी भी नहीं मरती, उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। मतलब अगर कंपनी में कोई साइन वाइन करते हैं कंपनी को, तो कंपनी की एक स्टैंप लगाई जाती है, कॉमन सील लगाई जाती है। फीचर क्या है कंपनी के? देखो भाई, जो कंपनी की डेफिनेशन थी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये था ना, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, क्रिएटेड बाय लॉ,
लीगल स्टेटस, ये आपके फीचर्स बन जाते हैं। इसके क्या बन जाते हैं? फीचर्स। तो देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्मेशन, इसका एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होगा। परपेचुअल सक्सेशन है, ये कंट्रोल मेंबर्स का रहेगा। लायबिलिटी कैसे रहेगी बताइए जल्दी से? लिमिटेड रहेगी। क्यों लिमिटेड रहेगी? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कॉमन सील होती है, रिस्क बेयरिंग होता है। देखिए पहले ही आपको मिल गया मेरिट्स में लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आपने शेयर इशू करते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका हमेशा एग्जिस्टेंस रहेगी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, आपको इसके बढ़ाने के बहुत चांसेस मिलते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इसमें ऐसी कोई नहीं बन जाता मैनेजमेंट, प्रोफेशनल होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी होती है फॉर्मेशन, मतलब बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज, आपको डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बहुत करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी की कमी है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है अपने सारे डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने होते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि किसी भी बड़ी कंपनी की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने होंगे। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, न्यूमरस रेगुलेशंस होती हैं इसमें, और डिले इन डिसीजन मेकिंग में आपका डिले होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं। कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं? 3 टाइप्स की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अगर मैं ये कहूँ तो प्राइवेट कंपनी को हम पीवीटी लिमिटेड से डिनोट करते हैं, पब्लिक कंपनी को हम ओनली लिमिटेड से डिनोट करते हैं, और 1 पर्सन कंपनी को हम ओपीसी से डिनोट करते हैं। अब आइए, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 200। मिनिमम पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 7, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? अनलिमिटेड, इन्फिनिटी बोलते हैं जिसको। 1 पर्सन कंपनी में आपका 1 ही पर्सन मेंबर होगा, वही मेंबर, वही शेयर होल्डर, वही सब कुछ होगा। क्लियर है? 16 मिनट में हमने ये रिवीजन किया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पूरे नोट्स हैं, बाकी ये नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगी, तो ये पूरी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नोट्स बने हुए हैं, इसका क्विक रिवीजन, जैसे फीचर, मेरिट, डीमेरिट्स आपको रिवाइज करने हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस का जो वो है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसमें जाकर उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।